ठीक है, तो हमने बेसिकली 3 स्टेप्स कंप्लीट कर लिए थे। हमने डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर लिया था, हमने स्कीमा बना लिया था और हमने मॉडल बना लिया था। अब मॉडल में हमने एक नया डेटा इनिशिएट भी करवा लिया था, हमने ये भी चौथा काम किया था। इसका क्या मतलब है कि हमने मॉडल को एक नया डेटा पास किया, एक यूज़र 1 और ABC 1 2 3। अब हमने मॉडल बना लिया, स्कीमा बना लिया, कनेक्शन बन गया, हमने एक नया डेटा पास कर लिया, वो डेटा हमने चेक भी कर लिया कि वो मॉडल में सही सही हमें शो हो रहा है, मतलब मॉडल ने उसको एक्सेप्ट किया और उसको एक आईडी देके आपको दिखाया भी। अब हम चाहते हैं कि ये जो डेटा मॉडल में बना है नया, ये कहाँ पे जाए, डेटाबेस पे, फाइनली डेटाबेस पे जाके सेव हो जाए। तो अब आपका वो वाली स्टेज आ चुकी है। तो अगर हम लोग ये रेफरेंस वाला अपना देखें तो यहाँ पर उसने एक लाइन शो की हुई है यूजर डॉट सेव। अब ये यूजर वही है जो मॉडल अभी आपने बनाया जिसमें नया डेटा पास किया। ये रिक्वेस्ट डॉट बॉडी और यूजर नेम तो आप समझ गए होंगे, वहां पे मैंने डायरेक्टली दिया हुआ है, इसने कहाँ से दिया हुआ है यूजर नेम, बॉडी से। तो खैर ये वाला काम तो हमने कर लिया। अभी क्या करना है, सिर्फ यूजर डॉट सेव करना है, मतलब जो मॉडल में नया आपने डेटा बनवाया है उस पर कौन सा मेथड चलाना है, डॉट सेव। ये डॉट सेव का मेथड कहाँ से आया, ये तो हमने खुद नहीं बनाया अभी। ये ऑब्जेक्ट मैंने इसको पास किया, ऑब्जेक्ट में मैंने यूजर नेम पासवर्ड दिया, ये माई यूजर। अब माई यूजर डॉट सेव कहाँ से आएगा, कौन सी क्लास, बेसिकली हमने ऊपर क्या किया हुआ है, न्यू mongoose डॉट मॉडल। अब ये एक नई क्लास थी जो जिसका आउटपुट किसमें सेव हो गया, यूजर मॉडल में। अब इस क्लास को हमने एक नया डेटा पास किया था, लेकिन क्योंकि ये इसी की क्लास थी तो ये इसी की एक्सटेंशन है। ये बात समझ आ रही है, ये इसकी एक्सटेंशन है, तो इस क्लास के जो मेथड्स थे वो सारे इसमें भी तो होंगे। तो इसी क्लास के जो मॉडल है, मैंने आपको बताया था कि इसकी क्लास का मेन मकसद होता है कि आपका जो क्रूड ऑपरेशन के फंक्शंस हैं वो आपको ये प्रोवाइड करती है। ये बात समझ आ रही है। एरे मेथड्स भी ऐसे ही पहले से प्रोटोटाइपिंग हुई भी होती है, मतलब कि पहले उसके साथ वो अटैच हुए हुए होते हैं आपके डेटा टाइप के साथ। तो अब हमें इस पे क्या चलाना है, यूजर मॉडल डॉट या माई यूजर डॉट सेव। लेकिन इसके ऊपर ना एक, हाँ, तो कॉन्स्ट आउटपुट मैंने लिखा माई यूजर डॉट सेव। अब यहां तक तो मुझे बात समझ आ रही है, माई यूजर डॉट सेव। लेकिन जो दूसरा वाला है उसके अंदर इसके आगे क्या लगा हुआ है, अवेट लगा हुआ है। अगर यहां पे अवेट आएगा तो यहां पे क्या होना चाहिए, ये अब हमने इसको डिस्कस किया है पहले, एसिंक अवेट को हमने पहले कभी डिस्कस नहीं किया। अच्छा, तो अब देखें प्रॉब्लम क्या है कि जब हम यूजर डॉट सेव करेंगे तो ये यूजर डॉट सेव कहाँ पे होगा, डेटाबेस में होगा। और डेटाबेस किधर है, MongoDB वालों की वेबसाइट पे, क्लाउड पे। इसका मतलब है कि ये डेटा जाएगा उस डेटाबेस में, उस डेटाबेस में डेटा सेव होगा, वो डेटाबेस आपको एक रिस्पांस भेजेगा कि भाई डेटा सेव हो चुका है सक्सेसफुली। तब आपको पता लगेगा हाँ यार ये लाइन चल गई। तो इस चीज़ में आपको टाइम लग रहा है। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग एक टाइप ऑफ फंक्शंस बनाते हैं जिसका नाम क्या है, एसिंक फंक्शंस। तो ये जो बाय डिफ़ॉल्ट जो ये डेटाबेस का डॉट सेव मेथड है, ये कौन सा टाइप ऑफ मेथड बना हुआ है, एसिंक मेथड बना हुआ है। अब एसिंक का मतलब है कि डेटाबेस वालों को पता है कि ये टाइम लेगा, तो डेटाबेस वाले ने क्या कहा है कि जब ये फंक्शन चले तो आपका जो नोड का कोड है उसको बोलो आगे चले जाओ। अब प्रॉब्लम ये होती है कि अभी तक मुझे इसका जवाब तो नहीं आया था, तो आउटपुट में तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। तो आउटपुट अभी तक नहीं मिला तो क्या चल जाएगा, रेस्ट डॉट सेंड। अगर सेंड चल गया तो मेरा तो ये पूरा वाला राउट तो खत्म हो गया। तो हम उसको कहना चाह रहे हैं कि नहीं, जब तक इसका जवाब नहीं आता तब तक क्या करो, वेट करो। तो इन चीजों को हम क्या कहते हैं, एसिंक फंक्शंस। कंपाइलिंग नहीं मतलब यहाँ पे आके रुक जाता है, बस वो कहता है कि जब तक इसका जवाब ना आए वो नीचे ना बढ़ो बस, ठीक है। तो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन है ना। तो उसके बाद अब हमारे पास जो एसिंक यहाँ पे क्यों लगा, तो अब ये आपके पास एसिंक अवेट का पेयर होता है। जहाँ पे भी आप अवेट लगाना चाह रहे हो तो उस फंक्शन को क्या होना ज़रूरी है, एसिंक होना ज़रूरी है। ये जो सारी फनकारी है ये सिर्फ निराली नोड के लिए नहीं है, ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स है, क्योंकि नोड जेएस किस पे बनी हुई है,
जावास्क्रिप्ट पे। तो अगर आप कंसोल में आके एक चीज और देखेंगे, तो आप अगर फर्ज करें एक फंक्शन बनाते हैं, और यहाँ पे फर्ज करें एक और इसको फंक्शन कॉल करवाते हैं जिसका नाम क्या है, टाइम टेकिंग फंक्शन। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये टाइम टेकिंग फंक्शन को आप चाहते हैं कि इसके जवाब के लिए वेट करो। अब जब आपको इसको वेटिंग वाला ये फंक्शन लगाना है तो आपको एक चीज और लगाना जरूरी है, उसको क्या कहते हैं, एसिंक। अब यही काम करने का एक और तरीका है जिसको हम लोग कहते हैं प्रोमिसेस। जो मजे की बात है, आप लोगों ने इस्तेमाल किया है प्रोमिसेस। आपने कहां पे इस्तेमाल किया था, किसी को पता है? आपने एक्सियोस इस्तेमाल किया था, आपने डॉट देन और डॉट कैच इस्तेमाल किया था, वही तो प्रोमिसेस है। प्रॉमिस क्या होता है कि एक टाइम टेकिंग फंक्शन है, वो आप प्रॉमिस को कहते हो कि भाई जब ये टाइम टेकिंग फंक्शन कंप्लीट हो जाए, अगर ये सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए तो कौन सा वाला मेथड चलता है, देन। अगर ये कोई एरर के साथ कंप्लीट होता है तो क्या चलता है, कैच। लेकिन ये कब चलते हैं, जब वो मेन फंक्शन कंप्लीट होता है। अब वो मेन टाइम टेकिंग फंक्शन कंप्लीट होता है, तो उसी चीज को करने का ये दूसरा तरीका है। आप कहते हो कि डॉट देन डॉट कैच पे ना जाओ, आप बोलते हो कि भाई जब तक ये फंक्शन चलता है तब तक क्या करो, वेट करो, नीचे वाली लाइनें मत चलाना। लेकिन इसमें एक टेक्निक है, जब आप एवेट कर रहे हो और एसिंक कर रहे हो इस फंक्शन को, तो सिर्फ ये वाला फंक्शन जो है ये क्या बना है, ये एसिंक्रोनस बना है, एसिंक बना है। जो इसके नीचे वाले फंक्शंस हैं वो सारे नॉर्मल ही चलेंगे। तो होता ये है कि आपको इधर मल्टी थ्रेडिंग होती है। इसका मतलब है कि आपका जब कोड चल रहा होता है वो इस वाले फंक्शन पे जब चला, जब वो इस लाइन पे आया तो अब वो रुक जाएगा, अब वो वेट करेगा जब तक इसका जवाब नहीं आता। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो नीचे वाले फंक्शन है क्या वो भी रुक जाएंगे, वो भी नहीं चलेंगे, नहीं, वो अपनी तरफ से चलते रहेंगे। कंपाइलिंग यहाँ पे बेसिकली जो आपका एग्जीक्यूशन है वो इस कोड पे आके थ्रेड बन जाता है। एक थ्रेड यहाँ पे रुका हुआ है, एक कोड यहाँ पे इंटरप्रिटेशन रुकी हुई है, लेकिन उसके बाद एक नेक्स्ट थ्रेड खुलता है जो नीचे वालों को भी चला देता है। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि आप खुद सोचेंगे अगर ये यहाँ पे वेट कर जाता है आपके लिए, वो जवाब वेट लाने के लिए वो एक जगह पे रुका हुआ है। अब फर्स्ट करो दूसरा यूज़र आ जाता है, बोलता है मुझे भी लॉगिन कराओ। अब वो क्या उसको ये बोलेगा कि आप जब तक आपका जवाब नहीं आता मैं तुम्हें लॉगिन तो कर ही नहीं सकता। तो इस तरीके से थोड़ी मल्टी थ्रेडिंग होती है। तो वो नीचे वाले फंक्शंस और दोबारा से चल रहे होते हैं, जो कि नॉर्मली इस बात है वो चलेंगे नहीं, क्योंकि नोड जो है इसमें हमेशा वो फंक्शन वही चलता है जब जिस पे वो राउट हिट होता है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट ये है कि नीचे वाला कोड नॉर्मल चलना चाहिए जब तक ये वाला काम नहीं आता। यही सेम काम आपने रिएक्ट पे भी देखा है। अगर रिएक्ट में डॉट देन जो डॉट कैच होता है वो थोड़ी देर के बाद चलता है, लेकिन ये कि कंपोनेंट लोड हो जाता है। ये बात आपने नोट की है? अब कंपोनेंट लोड होने का क्या मतलब है कि वो कोड नीचे जा चुका था, क्योंकि कंपोनेंट कब दिखता है, जब कौन क्या चलता है, एक्सपोर्ट चलता है, क्या चलता है, रिटर्न चलता है ना। कंपोनेंट का जो रिटर्न वो जो ब्लॉक होता है वो चलता है, तो आपको स्क्रीन पे कुछ दिखता है, तो इसका मतलब है। और वो जो एक्सिस और गेट है वो तो ऊपर होता है। अब वो ऊपर अगर रुका हुआ होता तो रिटर्न नहीं चलता, लेकिन रिटर्न तो आपको दिखता है, कंपोनेंट दिखता है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो उसकी वो प्रोसेस फिनिश होता है और एक्सिस डॉट गेट का जो आपको देन वाला रिप्लाई है वो आ जाता है। ये चीज़ देखिए, इसको ये है प्रोमिसेस, ये टाइम टेकिंग फंक्शंस है। बात समझ आ रही है? वो प्रॉमिस भी तरीका है सेम चीज़ का, उसका ये सेकंड मेथड है कि इसमें आप क्या करते हो, एसिंक और एवेट। इसमें डॉट देन डॉट कैच नहीं होता, बल्कि क्या होता है कि जिस लाइन पे जो टाइम देगी उसके आगे आप क्या लगा लेते हो, एवेट करा लेते हो। इसको हम कहते हैं एसिंक। एसिंक का मतलब ही यही है, एसिंक्रोनस। सिंक्रोनस का मतलब है कि वन बाय वन, पहले ये फंक्शन, फिर ये फंक्शन, फिर ये फंक्शन, फिर ये फंक्शन। एसिंक्रोनस का मतलब है नहीं, दो फंक्शन एक साथ चल रहे हैं, तो ये क्या हो गया, एसिंक्रोनस। तो ये वाला जो फंक्शन है ये बेसिकली अलग प्रोसेस पे चला जाता है, क्योंकि आपका प्रोसेसर तो मल्टी प्रोसेसर होता है ना, वो एक वक्त पे दो चीज़ें चला सकता है। आपने ये तो पता है, मल्टी प्रोसेसिंग आपके कंप्यूटर्स में होती रहती है। मतलब एक तरफ गाना भी चल रहा है, एक तरफ ब्राउजर भी चल रहा है, ये क्या है, मल्टी प्रोसेसिंग है, दो एप्लीकेशन एक साथ काम कर रही है। तो आपका जो प्रोसेसर है क्या करता है कि इसको मैं अलग से देख रहा हूँ, बाकी वाला जो काम है वो नॉर्मली चल जाता है। इस वजह से आपको इस पूरे फंक्शन को क्या बोलना पड़ता है, एसिंक, ताकि आप प्रोसेसर को बता रहे हो कि इसको अलग से रखो।
ठीक है, एसिंक्रोनस करता है कि आप पैरेलल प्रोग्रामिंग कर रहे हैं एक तरह से, आप दो प्रोसेस एक साथ चला रहे हैं कि ये प्रोसेस अलग से चलेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम उसको ये बात बता रहे हैं कि हमारे पास एसिंक ऑपरेशन है ये। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि जब ये वेट करो, जब इसका जवाब आए तो इसका जवाब किस में सेव करा दो, आउटपुट में सेव करा दो। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जो सेंड है ना उसमें क्या भेज दो, आउटपुट भेज दो। ठीक है, अब मैं इस सर्वर को चलाता हूँ, नोड main.js, तो सर्वर चल गया, उसके बाद डेटाबेस कनेक्ट हो गया। अब इसका मतलब है कि अगर मैं, ये तो मैंने क्या बनाई है, कौन सी रिक्वेस्ट है, गेट रिक्वेस्ट है, /create है, गेट है तो ये किस में चल सकती है, ब्राउज़र में चल सकती है, तो हमें ज़्यादा पंचायत करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने कहा लोकल होस्ट 5000, जब हमने एंटर किया तो सर्वर लाजमी सी बात है चल रहा है और क्या कह रहा है, सर्वर स्टार्टेड सक्सेसफुली, ये मेन राउट पे मैंने बनाया हुआ था। अब उसके ऊपर हमारा जो मेन राउट है उसका क्या है, /create किया तो हमारे पास एक अजीब सा रिप्लाई आया। उस रिप्लाई के अंदर यूज़र नेम है, पासवर्ड है, आईडी और है, वर्जन है। ठीक है, अब मज़े की बात है, हमने सिर्फ उसको डेटा क्या दिया था, पासवर्ड, आईडी किसने लगाई थी, मॉडल ने, ये वर्जन कहाँ से आया, ये बेसिकली अब जो दोनों जो पैरामीटर्स हैं ये बेसिकली आपकी जावा उसकी मोंगोडीबी की जो डेटाबेस है उसमें रजिस्टर होके आया है। आपके पास ये डेटा कुछ इस तरीके से आ गया तो मतलब आपका प्रोसेस कंप्लीट हुआ। अब हम ये कैसे पता करेंगे हमारा कंप्लीट हुआ, आप मोंगोडीबी के पास चले जाएं, तो मोंगोडीबी में हम लॉगिन होते हैं। तो ये बेसिकली कौन सा ऑपरेशन है, क्या ये क्रिएट, हम क्रूड ऑपरेशंस होते हैं ना, 4 ऑपरेशंस होते थे उसमें से ये कौन सा पार्ट था, ये क्रिएट पहला पार्ट था। अच्छा, यहां पे आपको ये दिख रहा है, ये पहले यूं सीधा सीधा था, अब ये एरो ऊपर जा रहा है 1.0 पे, इसका मतलब है कि एक कोई चीज हिट हुई है। ठीक है और कितना बाइट्स हुआ है, 11.7 बाइट्स पर सेकंड। तो इस तरीके से आपके पास कुछ ना कुछ हुआ है, मतलब कि एक्टिविटी हुई है। अब हमें इसका डेटा देखना है तो हम क्या करेंगे, ब्राउज कलेक्शंस, जब हम ब्राउज कलेक्शंस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास कलेक्शंस ओपन होंगी। कलेक्शंस में हमारा यूजर्स था, अब यूजर्स पहले एम्प्टी आ रहा था, अब यूजर्स में हमारे पास क्या आ रहा है, एक ऑब्जेक्ट आईडी है और उसके बाद यूजर नेम और पासवर्ड है, मतलब हमारा जो डेटा है वो डेटाबेस में सेव हो चुका है। अब हम इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करते हैं, हम क्या करते हैं, हम इस गेट को क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, पोस्ट करते हैं। अब ज़रा पोस्ट के साथ फनकारियाँ करने से पहले हम क्या करते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए निकाल देते हैं। हाँ, तो हम इसको एसिंक भी हटाते हैं, हम कहते हैं console.log request.body, पहले वेरीफाई करते हैं कि सब कुछ सही चल रहा है, उसके बाद इसको मैं ऐसे ही आउटपुट दे देता हूँ। हमने ऊपर वो सब लगाया हुआ था राइट, express.json, express.json याद है, मिडलवेयर लगाया था, वो क्यों लगाया था, अगर पोस्ट रिक्वेस्ट पे कोई डेटा आएगा जेसन में तो उसको रीड करने के लिए हमने क्या यूज़ किया था, मिडलवेयर यूज़ किया था express.json। अब जाहिर सी बात है कि मेरे पास अब ये क्रिएट वाला जो मेथड है क्या हो चुका है, पोस्ट, और पोस्ट किसके थ्रू नहीं हो सकता, ब्राउज़र के थ्रू नहीं हो सकता। तो अब हम लोग किस में जाएंगे, थंडर क्लाइंट। तो थंडर क्लाइंट में मैं जाता हूँ पोस्ट रिक्वेस्ट पे, पोस्ट रिक्वेस्ट में मैं स्लैश देता हूँ क्या, क्रिएट। अब मुझे पता है कि मेरा जो सर्वर है वो कुछ भी रिसीव कर सकता है अभी तो, लेकिन मैं इसको क्या भेज रहा हूँ, यूज़र नेम, और अब यूज़र नेम में मैं इसको बोलता हूँ ABCD123 और पासवर्ड में मैं उसको भेजता हूँ कौन सा, हाँ डेटाबेस लेगा। अब उसको भी देख लेते हैं कौन सी चीज़ कैसे होती है। तो यूज़र नेम पासवर्ड हमने एक भेजा,
हमने क्रिएट भी भेजा, हमने सेंड किया, तो मेरे पास क्या आ गया, आउटपुट। लेकिन मैं अगर इस कोड के कंसोल में जाऊंगा तो मुझे दिख रहा है कि मेरे पास रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में एक ऑब्जेक्ट रिसीव हुआ है और ऑब्जेक्ट में क्या क्या है, यूज़र नेम और पासवर्ड है। तो यूज़र नेम और पासवर्ड मेरे पास दो चीज़ें हैं। तो ये तो बेहतरीन काम हुआ, पोस्ट रिक्वेस्ट चल गई, सब कुछ सही हो गया। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या कर लेते हैं कि हम इस अपने जो पुराना वाला कोड था इसको एक्टिव कर लेते हैं, इसको हटा लेते हैं। अब ये एवेट क्यों एरर दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे एसिंक मैंने हटा दिया था, अब मैं एसिंक दोबारा वापस लगा देता हूँ, तो अब ये हो जाएगा। अब ये तो मैंने ऐसे ही हार्ड कोड किया था, क्योंकि अब जितनी बार ये क्रिएट फंक्शन चलेगा तब तक कौन सा यूज़र सेव होगा, बार बार user1 और abc123। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि जो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट यूज़र नेम आए वो क्या बन के जाए, यूज़र नेम। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड जो आए, एक तो स्क्रीन को पता नहीं क्या बीमारी है, बंद हो जाती है। तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट यूज़र नेम, यानी कि रिक्वेस्ट की बॉडी में जो यूज़र नेम आए वो यूज़र नेम सेट हो जाए, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड जो आए वो पासवर्ड सेट हो जाए, किसके अंदर, यूज़र मॉडल के अंदर। जो इसकी नई क्लास का ये ऑब्जेक्ट बनेगा वो किस में सेव होगा, इस माई यूज़र में मेरे साथ क्या मिलेगा, डॉट सेव, जो किस में से आया है, मॉडल में से आया है, मंगूस डॉट मॉडल जो हमने चलाया था। तो अब हमारे पास एक प्रॉपर काम हुआ है, लेकिन ये जो आउटपुट आएगा ये मैं किसको वापस भेज दूंगा, किसको, फ्रंट एंड को, क्योंकि इसको हिट कौन करेगा, फ्रंट एंड। तो ये वापस जवाब किसको जा रहा है, फ्रंट एंड। ये मैंने शायद बताया था कि हम फ्रंट एंड को उसी का रिस्पॉन्स वापस क्यों भेज देते हैं। दो चीज़ें होती हैं, एक तो पता चल जाए कि सेव हो चुका है, दूसरा जो चीज़ जहाँ पे सेव हुई है उसकी आईडी क्या सेव हुई है। अब बताना एक स्टैंडर्ड है, आप बताते हो, क्योंकि बाद में अगर उसको वो चीज़ डिलीट करनी है या कुछ करवाना है तो वो आईडी यूज़ हो जाती है। ठीक है, तो और दूसरा वो आईडी जो है वो कुकीज़ में सेव होती है। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग बेसिकली इसके साथ ये जो भी आउटपुट होता है वो उसको वापस भेज देते हैं। लेकिन आपको पता है कि ये हम नॉर्मली सेंड यूज़ नहीं करते, बल्कि क्या यूज़ करते हैं, स्टेटस 200, उसके बाद डॉट कंसोल में, नहीं कंसोल थोड़ी है ये तो रिस्पॉन्स बॉडी है। सही है, रिस्पॉन्स बॉडी में उसको भेजा जाता है। रिस्पॉन्स बॉडी को आप रीड कर रहे हो तो जैसे आपने एक्सेस में किया था पोस्ट रिक्वेस्ट, तो वहाँ से ये रीड करता है। तो आउटपुट हमारे पास आ चुका है, सारा सब कुछ बेहतरीन हो रहा है। अब इसको ज़रा हम टेस्ट करते हैं। अब टेस्ट करने के लिए, अब क्योंकि जो भी मैं इसको यूज़र नेम पासवर्ड भेजूंगा इस पोस्ट फंक्शन को, तो मैं वो बेसिकली क्या होना चाहिए, सेव होना चाहिए, यही है, और उसको हमें डेटाबेस में भी दिखना चाहिए। तो हम यहाँ पे आते हैं, अब यहाँ पे यूज़र नेम दे देते हैं की, और अजीब सा एक पासवर्ड है। अब इसके लिए मुझे सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, रीस्टार्ट करना पड़ेगा। डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली। अब मैं इसको क्या कर लेता हूँ, सेंड। अब जब मैं इसको मैंने सेंड किया तो विद इन अ सेकेंड आपको रिप्लाई आया, बहुत फास्ट रिप्लाई आया। लेकिन वो एवेट और एसिंक अगर आप नहीं लगाओगे तो आपको ये क्रैश कर देगा और आपको बोलेगा कि जो रिस्पॉन्स है वो कुछ अनडिफाइंड करके कुछ आ जाएगा। उसकी वजह क्या है कि अभी तक वो डेटाबेस से जवाब नहीं आया था और उसने सेंड कर दिया। तो ये वाला आप नहीं भूलिएगा, एसिंक एवेट को। तो अब इसने एक नई आईडी बना ली है और इसको डेटाबेस में सेव कर दिया है। तो अब इसको वेरीफाई करने के लिए हम दोबारा क्या करेंगे, इधर आएंगे और इधर रिफ्रेश का कहीं पे बटन होता है, मुझे दिख नहीं रहा, ये रहा। क्या चीज़ यार, ये मुझे नहीं पता किस पे बना हुआ है, लेकिन हम चेक कर सकते हैं। हम चेक कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि हम लोग ऑप्शन में जा सकते हैं और इसके अंदर हमारे पास वो नहीं है। एक रिएक्ट की मैंने बताई थी कि वो होती है, एक्सटेंशन होती है, इस ब्राउज़र पे नहीं है वो। लेकिन चलो यार, उसे ऐसे पता नहीं चलेगा, क्योंकि नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि वैसे तो हमारे पास आईडी रूट होती है, सही है, लेकिन बहुत ज़्यादा कंपनीज होती हैं वो आईडी रूट को बदल देती हैं। आई डोंट नो क्यों करती हैं, लेकिन चलो ऐसा होता है। तो अभी तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ वैसे यहाँ पे है यस रिएक्ट एम्प्टी स्टेट, ये रिएक्ट ही है। नहीं, ये वाला जो है ना ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है कि ये डेटाबेस से डेटा फेच करके ला रहा है, क्योंकि ये तो क्लाउड एक सिंपल सा प्लेटफॉर्म है,
तो ये डेटाबेस तो एक समझ लें फाइल सिस्टम है कि ये मैं उसको बोल रहा हूँ कि अब अपना डेटा रिफ्रेश करो, कि मतलब कि डेटाबेस में जब जो डेटा है ना वो फैच करके लाओ जो ताज़ा ताज़ा है, इस वजह से रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ रही है। वैसे ये पेज रिलोड नहीं हो रहा है, ये सिर्फ ये बीच वाला जो कंपोनेंट है वो रिलोड हो रहा है अगर टेक्निकली देखें तो। उसके बाद अगर आप यूज़र नेम देखो तो क्या है, ये हमारे पास सेव हो चुका है। अब इसका डेटाबेस का फ़ायदा क्या है कि आपने एक दफ़ा सेव कर लिया ना तो अब ये यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब आप अपना कंप्यूटर बंद कर दें, कंप्यूटर को कहीं भी ले जाएं या मेरी कनेक्शन स्ट्रिंग अपनी एप्लीकेशन में यूज़ कर लें, आपको ये वाला डेटा दोबारा लाजमी मिलेगा। बजाय इसके कि अगर आप इसमें पुश करवाते एरे के अंदर, तो एरे पुश जब भी होती है तो जब आप इसको रिफ्रेश करते हो तो क्या होता है, डिलीट हो जाता है, पता है ये। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्रिएट ऑपरेशन है वो सेव हो चुका है। इसको हम और डिफ़िकल्ट कर सकते हैं, मतलब कि हम इधर इफ एल्स कंडीशन लगाएं, चेक करें कि हमारे पास यूज़र नेम एंड पासवर्ड दोनों आ रहे हैं, तो थोड़ी और कंडीशंस लगा सकते हैं, लेकिन अभी उसमें कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाते। और तो हमने क्रूड ऑपरेशन का जो पहला सी था यानी कि आपका क्रिएट, वो हमने कर दिया है, हमने डेटा को क्रिएट किया और उसको सेव करा दिया। ये बात समझ आ रही है। एक काम करते हैं, ये जो टेस्ट डेटाबेस है इसको डिलीट कर देते हैं ताकि ये कन्फ्यूजन ना हो ये टेस्ट कहाँ से आ रहा है। अच्छा, एक और चीज़ कर लेते हैं, स्कीमा आपको याद है। हम एक और काम कर सकते हैं, इस स्कीमा को हम पकड़ें और हम इसको बोलें प्रोडक्ट स्कीमा। इसको कहें हम नेम, इसको कहें हम प्राइस। ठीक है, नेम स्ट्रिंग है, प्राइस नंबर है, सही है। इसके बाद एक रेटिंग है, रेटिंग भी क्या है, नंबर है। और उसके बाद है रिव्यू, और रिव्यू हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग है। तो हमने एक स्कीमा बनाया नया जिसको मैंने नाम दिया प्रोडक्ट स्कीमा, और प्रोडक्ट स्कीमा बिल्कुल एक नया वेरिएबल था, लेकिन वो कौन सी क्लास ही यूज़ कर रहा है, mongoose डॉट स्कीमा। अब आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल वही सेम काम है कि मैंने एक कार की क्लास बनाई और माई कार 1 जिसमें हमने BMW सेव करवाया था, और दूसरी थी माई कार 2 जिसके अंदर हमने ऑडी सेव करवाया था। ये वही वाला काम हो रहा है कि हम क्लास एक ही यूज़ कर रहे हैं लेकिन उसके अलग अलग फॉर वो आपकी डेटा टाइप्स बना रहे हैं, एक्सटेंशंस बना रहे हैं। एक्सटेंशन इसको नहीं कहेंगे, इनका एक्चुअल वर्ड होता है इंस्टेंशिएट करना, एक नई इंस्टेंसेस बना रहे हैं। लेकिन अगर आपको इंस्टेंस लफ्ज़ मुश्किल लग रहा है तो आप ये समझ लें कि हम नए उसके ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो पहला ऑब्जेक्ट था यूज़र स्कीमा, दूसरा ऑब्जेक्ट है प्रोडक्ट स्कीमा। अब क्योंकि इसका स्कीमा बना है तो उसका क्या बनेगा, अब कीमा बन चुका है तो सालन तो बनेगा। अब इसको प्रोडक्ट स्कीमा मॉडल, सॉरी, ठीक है। अब इधर क्या आएगा, प्रोडक्ट स्कीमा। तो प्रोडक्ट स्कीमा, प्रोडक्ट मॉडल, आप देख रहे हैं इसमें भी क्लास कौन सी यूज़ हो रही है, मॉडल्स यूज़ हो रही है। लेकिन अब यहाँ पे कलेक्शन का नाम क्या है, यूज़र्स। तो बस यहाँ पे मैं प्रोडक्ट्स कर दूंगा, सही है। मैंने कलेक्शन का नाम बदल दिया, कनेक्शन का नाम बदल दिया, स्कीमा का नाम बदल दिया, स्कीमा बदल दिया, और फाइनली मॉडल बदल दिया। अब हम लोग नीचे जाते हैं, इस पूरी पोस्ट रिक्वेस्ट को कॉपी करते हैं, यहाँ पे कहते हैं क्रिएट प्रोडक्ट कहते हैं, और क्रिएट प्रोडक्ट के बाद इसको कहते हैं क्रिएट यूज़र। हम एक न्यू रिक्वेस्ट बनाते हैं और इस न्यू रिक्वेस्ट को नाम देते हैं लोकल होस्ट 5000 स्लैश की सॉरी क्रिएट प्रोडक्ट, और ये क्या होगी, पोस्ट रिक्वेस्ट होगी, और इसकी बॉडी जेसन टाइप होगी, सही है। अब मुझे पता है कि मुझे इसमें क्या क्या डेटा देना है। अच्छा, मेरा एक तरीका होता है कि मैं इसी को ही छापता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, लेकिन आपको पता है कि इधर
ये चीज़ होना लाजमी है, ठीक है। अब आप नेम में फर्स्ट करें, कोई भी प्रोडक्ट का नाम दे सकते हैं, जैसे आप बोल सकते हैं पेप्सी, और इसकी प्राइस आप बता सकते हैं आजकल 90 रुपये की हो गई है। रेटिंग कह रहे हैं 4.5 और रिव्यू कह रहे हैं a little too much sweet, ठीक है। वही मैंने एक प्रोडक्ट बना ली है, पेप्सी नाम है, प्राइस है, रेटिंग है, रिव्यू है, ठीक है। अब लेकिन इशू ये है कि जब हम मेन जेएस में हम आते हैं तो ये जो क्रिएट प्रोडक्ट है इसके अंदर यूज़र नेम और पासवर्ड लिखा हुआ है, जो कि ऐसा नहीं होगा। इसके लिए भी मैं क्या करता हूँ कि सिंपली ये जो स्कीमा का ऑब्जेक्ट होता है इसको छापते हैं हम लोग और सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब मुझे पता है कि यहाँ पे क्या आएगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम। अब रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट बार बार तो मैं लिखने से रहा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया प्राइस, यहाँ पे आ गई रेटिंग और यहाँ पे आ गया रिव्यूज़। तो हमने एक नया मॉडल बनाया, सॉरी स्कीमा बनाया, उस स्कीमा का नया मॉडल बनाया, नया कलेक्शन बनाया, नया पोस्ट रिक्वेस्ट बनाया। उस पोस्ट रिक्वेस्ट में अब जो डेटा हम रिसीव कर रहे हैं फ्रंट एंड से, उसमें से क्या क्या रिसीव कर रहे हैं, नेम, प्राइस, रेटिंग और रिव्यू, जो कि हमारी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में आ रहा है। उसके ऊपर फाइनली क्या चला दे रहे हैं, सेव। लेकिन अब ये माय यूज़र नहीं है, ये माय प्रोडक्ट है। वैसे इसका नाम ना भी बदलते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बदल देते हैं। तो अब ये जाके क्या कर देगा, सेव। अगर सेव हो गया तो क्या चल जाएगा, आउटपुट। अब ये जो चीज़ है ये हमेशा हमेशा रिस्की बिजनेस होता है। कभी कभी डेटाबेस डाउन हो गया, कभी कोई पंगा हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, तो हम नॉर्मली क्या करते हैं कि हम इसको किसके अंदर रखते हैं, एक ट्राई ब्लॉक के अंदर हम इसको रखते हैं। और इसका दूसरा क्या होता है, ठीक है, और इसमें हम रिस्पॉन्स डॉट सेंड सब कुछ। अब इसमें मैं क्या कह रहा हूँ, सिर्फ अवेट माई प्रोडक्ट। अवेट माई प्रोडक्ट जो नॉर्मली होता है ये इसको क्रैश हो, अगर ये होता है तो ये मेरी तरफ से क्रैश नहीं हुआ, ये किसकी तरफ से क्रैश हुआ, डेटाबेस की तरफ से। तो डेटाबेस किसी भी वजह से क्रैश हो सकता है कि नेटवर्क एरर आ गया था, आपका इंटरनेट डाउन हो गया था सर्वर का, जो कि बहुत रेयर है लेकिन चलो हो गया था। लेकिन या फिर आपका डेटाबेस वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता, डेटाबेस की आपकी सब्सक्रिप्शन ख़त्म हो गई है, अब डेटाबेस उसको अलाउ नहीं कर रहा। इस तरह के कोई भी मसले मसाइल हो, लेकिन किसकी तरफ से हो, डेटाबेस, क्योंकि ये लाइन प्योरली किसके लिए है, डेटाबेस के लिए, तो सिर्फ ट्राई एंड कैच चलेगा, वरना नहीं चलेगा। क्योंकि ये वाली लाइन तो टेस्टेड है ना, इसमें तो कोई एरर आ ही नहीं सकता। जो एरर आ सकता है मुझे लग रहा है कि इसमें आएगा, तो हम डेटाबेसेस के जो है ना वो उसमें ट्राई ब्लॉक लगाते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि डेटाबेस क्या मसला डालेगा। तो अब ये हमारे पास एक बन चुका है। अब आपको पता है कि हम इसको क्या करेंगे, इसको रीस्टार्ट करेंगे। अब ज़रा हम देखते हैं इसको, अगर हम रीस्टार्ट करें तो अब हमारे पास कौन सी कलेक्शन बन चुकी है, प्रोडक्ट्स, क्योंकि हमने यूज़र स्कीमा और यूज़र मॉडल बना लिया था और सर्वर को रीस्टार्ट भी कर लिया है। तो उसको पता लग गया कि मैंने एक नया यूज़र मॉडल बनाया है जिसका नाम क्या है, प्रोडक्ट्स, यानी कलेक्शन बनाई है। लेकिन इसके अंदर अभी मेरे पास कुछ भी अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि अभी तक मैंने कोई भी चीज़ इसमें सेव नहीं कराई। तो क्वेरी रिजल्ट सेव हो गए। तो अब हम लोग जाते हैं न्यू रिक्वेस्ट में, ये वाली है, इसको हम रीनेम करते हैं। इसको मैं कहता हूँ क्रिएट प्रोडक्ट। तो ये क्रिएट प्रोडक्ट का राउट है। ये क्या हो गया, मैंने किसको क्रिएट प्रोडक्ट कर दिया, वो कहाँ गया जो मैंने अभी भी लिखा था। अच्छा चलो, आई थिंक ये वही है, खैर। तो चलो हम इसको राउट को हम हिट करते हैं और देखते हैं कैसा होता है। क्योंकि इस दफ़ा हमने थोड़ा क्या किया है कि मैंने पहले तो हमने दोनों स्ट्रिंग किया था, अब स्ट्रिंग नंबर स्ट्रिंग है। तो ज़रा हम सेंड करते हैं, तो क्या हुआ,
क्या मसला हुआ है? इसका मतलब ये तो समझ आ रहा है कि ये वाली लाइन चली है, लेकिन ये नहीं चला, कोई भी डेटा सेव नहीं हुआ। अब इसकी दो वजह हो सकती हैं, या तो ये हमारे पास क्या कर दिया नहीं, हमारे पास डेटा सेव नहीं हुआ। डेटा सेव नहीं होने का मतलब है console.log। अब बेसिकली हम ये टेस्ट कर रहे हैं कि हमारे पास ये जो request.body है ये आए या नहीं आई, और दूसरा यहाँ पे माई प्रोडक्ट ये मॉडल बना या नहीं बना, ये दोनों चीज़ें हम अभी टेस्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम इसको दोबारा से रिस्टार्ट कर देते हैं और हम ये फाइनली दोबारा से ये चीज़ हिट करते हैं। तो एक चीज़ समझ आई कि request.body तो आ रही है, सही है, request.body बिल्कुल फर्स्ट क्लास आई, बेहतरीन आई। इसका मतलब जो मसला हो रहा है कहाँ पे हो रहा है? मॉडल पे इशू हो रहा है। अब मॉडल पे क्या इशू हो रहा है? हमने यहाँ पे क्या यूज़ कर लिया है? तो इसका नाम क्या होगा? प्रोडक्ट मॉडल। सही है। तो बेसिकली ये दो मैट्रिसेस हैं जो आपको नॉर्मली चेक करनी चाहिए जब आप टेस्टिंग कर रहे हो। तो पहला फेज है कि आपके पास डेटा सही आ गया, दूसरा फेज है कि आपके पास मॉडल सही बन गया। क्योंकि ये अगर यहाँ पर मॉडल सही नहीं बना तो डेटाबेस में भी आगे नहीं जाएगा। ये चीज़ चेक करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर आपने एक सर्टेन डेटा टाइप गलत लिखी है तो भी ये उसको उड़ा देता है। तो आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी कि कोई डेटा सेव क्यों नहीं हुआ। खैर, इसको दोबारा से पहले से टेस्ट कर लेते हैं। इसको पहले तो हम रीस्टार्ट कर लेते हैं। तो अब जब हमने चलाया तो लाजमी सी बात है पूरा का पूरा आ गया, और अगर हम यहाँ भी देख रहे हैं तो हमारे पास console.log request.body भी चल गया और हमारे पास user.model भी चल गया, और ये आ गया। इसका मतलब है कि डेटाबेस में सेव हुआ और उस डेटाबेस ने हमें ये वाला पूरा बॉडी रिटर्न कर दी। ये बात समझ आ रही है? अब एक और चीज़ आप नोट करें कि ये दोनों आईडी सेम है। अब ये वाली जो आईडी है ये mongoose ने बनाई थी, ये MongoDB ने नहीं बनाई थी। ये बात आपको समझ आ रही है? तो mongoose बेसिकली ये आईडी बनाता है और किसको भेज देता है? डेटाबेस को। डेटाबेस उस आईडी को क्या कर लेता है? रजिस्टर कर लेता है। बस सिंपल सी इतनी सी बात है। क्या ये आप इसमें अंदर एडिट्स वगैरह करें, इसमें चेंजेस करें तो ये वर्जन जो है चेंज होगा। सही है। वैसे ये वर्जन हम नॉर्मली यूज़ भी नहीं करते हैं। हम इसका अपडेट वाला जो है, हम अगर चाहते हैं तो हम खुद अपना काउंटर यूज़ कर लेते हैं। एक इसकी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि हम लोग लास्ट क्रिएटेड ऐड और अपडेटेड ऐड, ये दो जो है ना कॉलम्स हमेशा ऐड करते हैं। इसमें ये होता है कि ये कब बना उसका टाइम होता है, और अगर ये एडिट दोबारा हुआ तो उसका टाइम होता है। अगर आपको ये भी चाहिए कि इसने कितनी दफ़ा एडिट किया तो भी आप एक काउंटर फंक्शन लगा सकते हैं। हम देख सकते हैं कि पुराना नंबर क्या है, उसमें आप क्या कर देते हो? +1 कर देते हो। तो हम नॉर्मली इन चीज़ों को यूज़ नहीं करते, सिर्फ इसको यूज़ कर लेते हैं, _id को। तो अब अगर हम लोग इसके बाद इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास एक बेहतरीन किस्म का एक और ऑब्जेक्ट बन चुका है जिसके अंदर हमारे प्रोडक्ट डिटेल्स हैं। ये बात अब समझ आ रही है? हमने क्रिएट में यूज़र को भी सेव करा लिया और हमने एक प्रोडक्ट को भी सेव करा लिया, दो अलग अलग कलेक्शंस में, और दोनों कलेक्शन किसका पार्ट है? बैच 3 डेटाबेस का। ये बात समझ आ रही है? तो कलेक्शंस आपकी डिफरेंट शीट्स होती हैं जिसके अंदर डेटा सेव हो रहा होता है, और जो आपका ये पूरा डेटा है ये खुद क्या होता है? एक आपका जेसन है या फिर आपका ऑब्जेक्ट है। इसको आप कुछ ऐसे सोच सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट्स है ये एरे है, इस एरे के अंदर क्या सेव हुआ हुआ है? ऑब्जेक्ट सेव हुआ हुआ है। सही है। ये इंडेक्स नंबर किसका क्या होगा? 0 होगा। तो बेसिकली अब हमारे पास जब क्रिएट खत्म हो चुका है तो क्या बचता है? रीड। क्रूड ऑपरेशन याद है सबको? अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें और अगर आपने गलती से, वैसे तो पता नहीं गूगल पे आप लोग क्या सर्च कर लेते हो,
लेकिन अगर आपने CRUD सर्च किया हो तो आपको इसका फुल फॉर्म भी पता लगेगा, और बहुत ईजी साफ़ सुथरा सा फॉर्मेट है, क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट। हालांकि मैंने 200 बार इसको क्लास में बोल चुका हूँ अभी तक। अब तभी भी जब मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्रूड बोला तो कुछ बच्चों की शक्लें ऐसे हो गई जैसे मैंने पता नहीं क्या बोल दिया। ठीक है, इससे पता लग रहा है कि उनको ये लफ्ज़ बिल्कुल नया लगा। सही है, तो इसको ज़रा आप गूगल पे जाके अगर सर्च करें तो ये आपको ना बड़ी फनकारियों के साथ, वीडियोस के साथ, पता नहीं क्या क्या दिखा देगा क्रूड। क्योंकि क्रूड ऑपरेशन हर लैंग्वेज में होता है और हर डेटाबेस के लिए होता है। जब तक आपको क्रूड ऑपरेशन किसी डेटाबेस का नहीं आता, मतलब वो डेटाबेस आपको नहीं आता। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हम दोबारा से जाते हैं अपने मोंगूज के ऑफिशियल पेज पे। अब ऑफिशियल पेज पे जाते हैं तो हमारे पास गेटिंग स्टार्टेड है, क्विक स्टार्ट गाइड है हमारे पास। अब क्विक स्टार्ट गाइड में एक तो इस स्क्रीन के साथ कोई मसला है। अब आपके पास यहाँ पर एक क्वेरीइंग, एक आपके पास एक टॉपिक है जिसका नाम क्या है, क्वेरीइंग। क्वेरीइंग का मतलब होता है, या क्वेरीज का मतलब होता है रीड करना। क्या करना? डेटाबेसेस की ज़बान में हम इसको क्या कहते हैं? क्वेरी करना। क्वेरी करना है जो रीड का दूसरा ही मतलब है। इसके अलावा जो इसका सबसे बेसिक मेथड है वो क्या है? मॉडल डॉट फाइंड। अब फाइंड सिंपली क्या करता है? फाइंड को आप एक ऑब्जेक्ट देते हैं, आप इसको ऑब्जेक्ट देते हैं और ऑब्जेक्ट में आप उसको बताते हैं कोई एक प्रॉपर्टी। उस प्रॉपर्टी के बारे में आप उसको बोलते हैं कि ये मुझे डेटा इसका ला के दो। एक काम कर लेते हैं कि हम अपने राउट पे जाते हैं, तो पेप्सी के बाद हम एक और क्या दे देते हैं? कोका कोला दे देते हैं। इसकी रेटिंग को 5 कर लेते हैं और हम कहते हैं ग्रेट प्रोडक्ट। हम सेंड कर लेते हैं, ये डेटा सेव हो जाता है। हम कह लेते हैं पाकोला, ये पता नहीं 80 रुपये की है, ये 3 कर देते हैं। रूह अफ़ज़ा इन ग्रीन, ठीक है, ये भी सेव हो गया। उसके अलावा कोई और कौन सी होती है? स्टिंग, हाँ स्टिंग 4 110 रुपये की है। ओ खैर 110 होता है ये इसका क्या कहते हैं, गरीबों की एनर्जी ड्रिंक। ठीक है, तो उसके बाद है ड्यू 80, ये भी 5 है। रिफ्रेशिंग, सही। तो हमने थोड़ी सी कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह बना ली है ताकि हम चाह रहे हैं कि जब हम रीड करें ना तो हमें डेटा में कुछ ना कुछ दिखे, खाली फोकट में कुछ ऐसे ही डेटा ना आए। तो अब हम क्या कर लेते हैं, अब गेट रिक्वेस्ट हमारी पहले से एक बनी हुई है, ठीक है, हम एक और गेट रिक्वेस्ट बना लेते हैं। अब क्या लेते हैं, गेट प्रोडक्ट्स। ठीक है, बहुत सिंपल। अब उसके बाद, अब क्योंकि इसके अंदर डेटाबेस का ऑपरेशन होने वाला है तो ये क्या होगा, एसिंग फंक्शन होगा। अब एसिंग फंक्शन के लिए मुझे यूज़र, अब मुझे चलाना है, ये फंक्शन चलाना है। तो आप एक बात तो समझ गए होंगे, तो ये सारे क्रूड ऑपरेशन मैंने पहले भी कहा किसके अंदर होते हैं, डेटाबेस में होते हैं। लेकिन फंक्शन कहाँ से उठाऊंगा मैं, ये डॉट फाइंड। फाइंड एरे मेथड यहाँ पे डेटाबेस मेथड ना, लेकिन डेटाबेस मेथड मैंने कहाँ बोला था, कहाँ पे मिलते हैं हमें, मॉडल जब बनता है। और लेकिन अभी किस मॉडल पे चाहिए हमें, प्रोडक्ट मॉडल पे चाहिए। तो हम प्रोडक्ट मॉडल उठाएंगे और इसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, फाइंड।
फिलहाल इसको हम एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट देते हैं, कुछ भी नहीं देते, बस हम बोलते हैं ये डेटाबेस मेथड है, प्रोडक्ट मॉडल डॉट फाइंड। तो अवेट इसके ऊपर लाजमी लगेगा और कांस्टेंट इसका कुछ ना कुछ क्या आएगा, आउटपुट आएगा। मैं कहता हूँ तुम्हारा जो भी आउटपुट आए बेफिक्र होके मुझे वापस भेज दो। अगर कोई भी भंड आए, लेकिन चलो अभी भंड नहीं कराते क्योंकि भंड कराएंगे तो फिर नीचे कंसोल में दिखेगा नहीं, ठीक है। तो Node.js ये डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली, सही है। अब ये इन्होंने पता नहीं क्यों नेम चेंज किया है, ये इसको हम कह लेते हैं क्रिएट प्रोडक्ट। अब इसको मैं कह लेता हूँ रीनेम, ये है गेट प्रोडक्ट। अब ये गेट प्रोडक्ट है, ये क्रिएट प्रोडक्ट है, सिंपल है। अब यहाँ पे गेट है, गेट के अलावा हमारा वो क्या है गेट। अब फॉर सेफ्टी के लिए मैं टोटल उठा के ले आता हूँ कि कोई भंड ना हो। तो हम एक गेट रिक्वेस्ट मार रहे हैं इस राउट पे, और ये राउट सिंपल क्या करता है, एक लाइन चलाता है प्रोडक्ट डॉट मॉडल से, उस पर क्या लगा रहे हैं फाइंड, उसको क्या पास कर रहा है एम्प्टी ऑब्जेक्ट। अब ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट देखते हैं हमारा ये होता क्या है, सही है। हम इसको सेंड का बटन दबाते हैं तो हमारे पास क्या आ गया, एक एरे आ गया, सही है। और इस एरे के अंदर हमारे पास क्या रिसीव हुए हैं, ऑब्जेक्ट्स रिसीव हुए हैं, और उस ऑब्जेक्ट्स में वो सारे डेटा है जो हमने अभी अभी सेव किया, उनके साथ आईडी भी है, ये रिवीजन वाला नंबर भी है, और उसके बाद सारा वो हमारा डेटा भी है। तो ये बेसिकली क्या किया इसने, वो सारी की सारी जो कलेक्शन थी वो उठा के ले आया। तो जैसे मैंने कहा कि वो कलेक्शन बेसिकली क्या है, एरे है। तो आपको दिख रहा है कि वो बेसिकली क्या आई है, एरे आई है। तो जो आपको MongoDB पढ़ाने से पहले वो एक मैंने काम करवाया था कि मैंने वो जानबूझ के ऊपर एक एरे बनवाई थी, उसके अंदर एरे के अंदर हमने पुश किया था, पुश करने के बाद हमने उसको रीड भी किया था, सही है। रीड करने के बाद उसको डिलीट आई थिंक नहीं करवाया था, लेकिन वो डिलीट भी हो सकता था अगर आप फिल्टर करके न्यू एरे बना के उसके अगेंस्ट में इक्वल कर देते आप, या पॉप करा देते, या दूसरा कोई भी फंक्शन लगा देते एरे में से डिलीट कराने का। तो आप ये काम करते तो वो चीज़ डिलीट भी हो जाती है। और मैंने आपको कहा था कि इस एरे को मैं क्या कर रहा हूँ, एज अ डेटाबेस ट्रीट कर रहा हूँ। तो आपको पता लग रहा है कि ये काम भी एग्जैक्ट सेम ही हो रहा है कि डेटाबेस में जो कलेक्शन है बेसिकली आपकी क्या है, एक एरे है जिसके अंदर आप ऑब्जेक्ट्स क्या करवा रहे हो, पुश करवा रहे हो। लेकिन इसकी खास बात क्या है कि इन सब का जो सिंटैक्स है वो सेम है। क्यों? क्योंकि हमने इसका क्या बनाया था, स्कीमा, एक जेसन स्कीमा बनाया था। तो स्कीमा बेसिकली इन सब का ये मेक श्योर करेगा ये सारा जो डेटा है ये होमोजीनस डेटा हो, ये सेम डेटा हो। अच्छा, अगर एक काम का आप करेंगे, ये हमें आई थिंक नहीं, क्योंकि फाइंड जो है वो सिंगुलर है, फाइंड ऑल इसका होगा वो सारा दिखाएगा। फिर भी हम देख लेते हैं कि फाइंड मैनी होता है, फाइंड ऑल जो है वो उसका है एसक्यूएल का है। कौन सा वाला, सम मेथड डीबी में, अरे मेथड सम तो एक अलग चीज़ है ना, सम तो बिल्कुल डिफरेंट हो गया, सम तो वो प्लस कर देता है ना सबको। तो इसके अंदर कौन सा, फाइंड सम, यार पता नहीं, मैंने इसमें नहीं देखा, अभी देख लेते हैं। लेकिन अगर इसमें क्योंकि हमारे पास लिस्ट है ऊपर सारी ना, ये रही। हाँ बताओ कौन सा वाला आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा। नहीं यार इसमें सम मैंने सुना ही नहीं यार। इसके लिए जो रीड के लिए यूज़ होते हैं ना, वो ये यूज़ होता है फाइंड बाय आईडी, फाइंड वन, और कहाँ गया वो फाइंड वन। अच्छा, इन्होंने फाइंड मैनी हटा ही दिया है। अच्छा एक मिनट, इसमें इन्होंने फाइंड मैनी हटा दिया है। इसका मतलब है कि फिर इन्होंने क्या किया होगा कि फाइंड जो है वो होगा प्लूरल के लिए, और जो फाइंड वन होगा वो होगा सिंगुलर के लिए। इसका मतलब जो आपका वाला सवाल कि अगर इसके अंदर हम कुछ देंगे तो ये पहला वाला जो डेटा इसको मिलेगा उसको उठा के ले आएगा, वो बेसिकली काम आपको कौन करेगा,
फाइंड वन, फाइंड इन्होंने बेसिकली उसको कर दिया है मल्टीपल के लिए, वरना पहले होता था फाइंड मैनी। हम लोग फाइंड मैनी करते थे तो वो बेसिकली आपको हमेशा क्या रिटर्न करता था, एरे, क्योंकि उसमें मल्टीपल, इवन उसको मिलता एक भी था तो भी वो किसमें बाइंड करके भेजता था, एरे। और ये जो फाइंड वन होगा ये क्या आपको रिटर्न करेगा, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। एक काम कर लेते हैं, इसको टेस्टिफाई कर लेते हैं, अपनी थ्योरी को टेस्ट कर लेते हैं। हम इसकी फाइंड की जगह क्या यूज़ कर रहे हैं, फाइंड वन यूज़ कर रहे हैं, और इसमें हमने फिर भी क्या पास किया है, एम्प्टी पास किया है। और हम टेस्टिफाई कर लेते हैं कि ये क्या कर रहा है। तो कहाँ गया वो गेट रिक्वेस्ट, ये रहा, सही है। अब हमने फाइंड वन किया, तो फाइंड वन में इसने क्या किया, जो उसको पहला ऑब्जेक्ट मिला उस ऑब्जेक्ट को इसने किस फॉर्मेट में वापस भेज दिया है, ऑब्जेक्ट। तो फाइंड वन जो सिंगुलर होता है और फाइंड मैनी जो बेसिकली मल्टीपल होता है या प्लूरल होता है, उसका सिंपल फर्क ये होता है, जो फाइंड मैनी होता है वो हमेशा क्या भेजेगा, एरे, वो हमेशा एरे भेजेगा। भले उसको एक भी मिले तो वो क्या भेज देगा, एरे, भले उसको कुछ भी ना मिले तो भी क्या भेज देगा, एरे। लेकिन जो फाइंड वन होगा वो हमेशा क्या भेजेगा, ऑब्जेक्ट। तो ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इससे पूरा का पूरा आपका कोड भी क्रैश हो सकता है। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो एरे आएगी और उस पर आपने मैप का फंक्शन लगाया हुआ है और वो एरे की बजाय क्या आ गया, ऑब्जेक्ट, तो वो आपका क्रैश कर सकता है। तो ये इस वजह से यहाँ पे इम्पोर्टेंस है इसकी। कहाँ पे, हाँ तो नहीं एम्प्टी, इसको अभी एम्प्टी ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है, इस पे अभी हम आते हैं, ये कुछ और चीज़ है। हम दोबारा आते हैं, हम इसको बोलते हैं फाइंड, ठीक है। अब हम काम करते हैं, गेट प्रोडक्ट्स ही करते हैं, लेकिन हम इसको कहते हैं जिसका नेम क्या है, बल्कि एक काम कर लेते हैं, जिसका प्राइस जो है क्या है, मेरे पास 90 रुपये हैं, तो मैं देखना चाह रहा हूँ कि मैं कौन सी पेप्सी या उसको कौन सी कोल्ड ड्रिंक खरीद सकता हूँ। तो मैंने 90 रुपये लिख दिया और मैंने कहा ठीक है ये दे दो मुझे। अब जब ये फंक्शन चलेगा तो ये वाली लाइन चलेगी, ऑब्जेक्ट में मैं इसको क्या दे रहा हूँ, प्राइस। अब मुझे पता है कि इसमें प्राइस एग्जिस्ट करती है क्योंकि मेरे पास स्कीमा में प्राइस है और उसका डेटा टाइप क्या है, नंबर है। तो हम ज़रा इसको अब रिक्वेस्ट को हिट करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आता है। तो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट आए हैं जिनकी प्राइस क्या है, 90। तो बेसिकली आपने क्या किया है, फिल्टरिंग। ये जो ऑब्जेक्ट था ये बेसिकली फिल्टर ऑब्जेक्ट है। अगर आप इसको एम्प्टी देते हैं तो आप कह रहे हैं कि सब उठा लो, गेट ऑल। अगर आप इसमें कोई फिल्टर पास करते हैं तो वो समझ जाएगा कि जो चीज़ इसके मैच करेगी मुझे सिर्फ उसको उठा के लाना है। ये बात समझ आ रही है, कुछ भी क्या आना दे। तो वही हमने थोड़ी देर पहले किया था तो सब आ गया था। हाँ तो वो वही कंसिडर करेगा, एम्प्टी ऑब्जेक्ट तो सब कुछ ही ला के देता है वो। हाँ अब ये एक प्रॉपर एरे है, आप इसको अपने पास सेव कराएं, एक प्रॉपर एरे है, इसको आप एरे के तौर पे ट्रीट करें और आप एरे के थ्रू ही इसका सारा काम करवा सकते हैं। इसके अलावा अब इसमें कुछ ना हमारे पास फनकारियाँ और भी होती हैं, जैसे अब हमने कहा फाइंड, तो ये एज में इसने क्या लिखा है, एक आसान हो जाए।
सही है। तो तकरीबन फाइंड जो है बहुत सिंपल एक है, हमारे पास पैरामीटर है। अब दूसरा था इसका क्या था, फाइंड वन था। जैसे हमने कहा दोनों में फ़र्क क्या है कि वो आपके पास क्या चीज़ ला के देता है, ऑब्जेक्ट ला के देता है, या पहला वाला ऑब्जेक्ट ला के देता है, और फाइंड मैनी आपको मल्टीपल ला के देता है। अब इसका ज़रा यूज़ केस देखते हैं कि इसका यूज़ केस कहाँ हो सकता है और ये क्यों हम लोग अलग अलग यूज़ करेंगे। फाइंड वन अगर फाइंड सब कुछ ला के दे रहा है तो फाइंड मैनी की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। ठीक है, तो इसमें अगर आप एक खुद सोचें तो हमारे पास एक राउट बन सकता है, और वो राउट क्या बन सकता है, एक पोस्ट राउट बन सकता है। कौन से, देखें इनको आप एरे मेथड से कंपेयर ना करें। ये वो कस्टम आपके मेथड्स हैं जो कौन दे रहा है, mongoose डॉट मॉडल दे रहा है। तो ये उन्होंने खुद के कस्टम बनाए हुए ये मेथड्स हैं, इनका उनसे कोई ताल्लुक नहीं है एरे मेथड से। हाँ, नाम आपको सेम सेम दिख रहा है लेकिन उनका कोई रिलेशन नहीं है। इनका जो बेसिकली जो ये राइट किया गया ये उन्होंने राइट किया है। नहीं, वो अलग चीज़ है, वो बिल्कुल ये बिल्कुल अलग है। एरे ए का जो फाइंड है उसका काम तकरीबन यही है, वो उन्होंने इसीलिए किया है कि आपको नाम पढ़ के समझ आ जाएगा करता क्या है। नहीं, वो एरे मेथड नहीं है, हम एरे मेथड की तरह ट्रीट ही नहीं कर रहे, ये हम लोग मॉडल यूज़ कर रहे हैं। कौन सा, नहीं अगर आप देखें फाइंड वन जो था वो तो एक ऑब्जेक्ट दे रहा था। तो ये बेसिकली सिंपल एक फंक्शन है जो डेटा बेस से डेटा उठा के ला रहा है, इसका एरे मेथड से कोई ताल्लुक नहीं। तो फाइंड हमने जब इसे यूज़ किया तो अब आपको एक बात समझ आ रही है कि अगर मैं इसको लॉगिन के लिए यूज़ करता, सही है, लॉगिन के लिए मैं यूज़ करता तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता था, यूज़र नेम जो मेरे पास रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट यूज़र नेम में आई है वो मैं उसको बोलता कि मुझे ये वाला यूज़र मुझे उठा के दो। अब ये यूज़र किस में से आएगा, यूज़र मॉडल में से। ये बात समझ आ रही है। अब यूज़र मैं फाइंड कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं सिर्फ फाइंड कर रहा हूँ कौन सा यूज़र जिसका यूज़र नेम ये वाला है। तो हम एक काम करते हैं, हम अपने मॉडल पे जाते हैं, हम यूज़र्स के कलेक्शन पे जाते हैं। तो हमारे पास कितने कलेक्शंस हैं, हमारे पास कुछ खाली कलेक्शंस हैं और कुछ भरे हुए हैं। हमारे पास एक यूज़र है जिसका नाम क्या है, KHI। हम एक न्यू रिक्वेस्ट बनाते हैं। न्यू रिक्वेस्ट जो है हमारे पास लोकल होस्ट 5000 है स्लैश लॉगिन है, और बॉडी में मुझे पता है कि मुझे क्या चीज़ भेजनी है, एक यूज़र नेम भेजना है। और यूज़र नेम में मुझे क्या भेजना है, की भेजना है। और ये गेट नहीं होगा बल्कि क्या होगा, पोस्ट रिक्वेस्ट। और ये मुझे डेटाबेस को भी सर्वर को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। क्या चीज़, अब हमने सेंड किया, जब हमने सेंड किया तो हमने देखा कि फाइंड हमने क्या लगाया था, हमने फाइंड का मेथड लगाया था और ये फिल्टर लगाया था। ठीक है, तो यूज़र नेम रिक्वेस्ट और बॉडी डॉट यूज़र नेम में से की आया, डेटाबेस ने फाइंड का मेथड चलाया, डेटाबेस में से वो ढूंढ के लाया कि जिन जिन का यूज़र नेम क्या है कि वो सारे उठा के लाओ, क्योंकि फाइंड क्या है, प्लूरल है। लेकिन अब जो यूज़र नेम वाला काम होता है, कोई भी यूज़र नेम पासवर्ड वाला, उसमें हम नॉर्मली क्या हमारे पास होता है कि एक से ज़्यादा यूज़र तो हो ही नहीं सकते। जब एक से ज़्यादा यूज़र नहीं हो सकते तो हमारे पास फाइंड नहीं बल्कि क्या यूज़ करना चाहिए, फाइंड वन। क्योंकि जो मेरे पास आउटपुट आए तो मुझे पता हो कि आउटपुट डॉट पासवर्ड मुझे मिलना चाहिए। ये बात समझ आ रही है। क्योंकि अगर वो एरे हुआ तो क्या होगा, आउटपुट वो आपके ब्रैकेट कौन से, स्क्वायर ब्रैकेट 0 फिर डॉट पासवर्ड। तो हमें तो मुझे तो एक यूज़र नेम एक ही हो सकता है, मुझे पता है। अगर यहाँ तो होगा तो मेरे पास यूज़र नेम आएगा, नहीं होगा तो मेरे पास एम्प्टी ऑब्जेक्ट आएगा। अभी वो थोड़ी देर में चेक कर लेते हैं। तो मैंने फाइंड वन किया और की को मैंने दोबारा भेजा, तो अब हमारा एरे हट चुका है और सिर्फ मुझे क्या रिसीव हुआ, एक ऑब्जेक्ट रिसीव हुआ। अब की की जगह हम कुछ भी भेज दें तो मेरे पास क्या आया, नल आया। अब ये सेम फीचर यूज़ होता है जब आप एक यूज़र नेम नया सेव करवाने जाते हैं। जब आप उसको यूज़र नेम को सेव करवाने जाते हैं तो आप अपने डेटाबेस में चेक कर लेते हैं कि भाई मेरे पास इस नाम का दूसरा तो यूज़र नहीं है।
अगर यूज़र नेम है तो कोई ना कोई ऑब्जेक्ट रिसीव होगा, जब कोई ऑब्जेक्ट रिसीव होगा तो आप बेसिकली उसको एल्स में ले जाओगे और बोलोगे कि दिस यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर वो नल हो जाता है तो आप उसको बोल दोगे कि हाँ भाई इसको सेव कर दो। बहुत सिंपल है। लेकिन ये आपको काम, ये डबल स्टेप हो गया, मतलब आप डेटाबेस में दो क्वेरी चला रहे हो, यानी पहले आप सर्च करके ला रहे हो कि ये यूज़र है या नहीं है, दूसरी क्वेरी आप चला रहे हो कि अगर नहीं है तो ये वाला यूज़र सेव कर दो। मतलब आपने डेटाबेस को कितनी बार हिट किया? 2 बार, और काम क्या था? सिर्फ यूज़र को सेव करवाना। तो ये एक चीज़ गलत है। तो इसके लिए हम वैलिडेशन यूज़ करते हैं। सही है। वैलिडेशन क्या होती है? और वैलिडेशन भी बहुत ज़्यादा किस्म की होती है। अब जैसे कि यूज़र नेम पासवर्ड जो है, अब हमारे पास जो ये प्रोडक्ट क्रिएट यूज़र वाला है, इसमें फ़र्ज़ करो मैं लिख लेता हूँ क्लास वेब एन ऐप, ठीक है। और ये कौन सा वाला मैंने किस में लिखा है? यूज़र में। और अगर मैं इसको बोल देता हूँ क्या, क्लास रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट अब सवाल ये उठता है कि ये स्कीमा में तो नहीं था, तो क्या ये फाइनल ऑब्जेक्ट में आना चाहिए? हाँ, तो फिर अब मैंने स्ट्रक्चर में तो नहीं दी थी, तो क्या होगा? स्कीमा वो देगा, पास ऑन करेगा नए ऑब्जेक्ट में। मैं आपसे पूछ रहा हूँ लॉजिक क्या कह रही है? चलें इस काम करते हैं, इस क्रिएट के फंक्शन को चलाते हैं। क्रिएट यूज़र, ये रहा क्रिएट यूज़र में मैं क्लास पास कर रहा हूँ, मैं सेंड करता हूँ। तो जब मैंने सेंड किया तो एक यूज़र नया सेव हो गया, खी, और बस इसका नाम बदल देते हैं, कुछ भी कर लेते हैं ताकि हमारे दोबारा सेव हो जाए। तो जो डेटाबेस में चीज़ सेव हुई है वो क्या सेव हुई है? यूज़र नेम और पासवर्ड। क्लास को उसने क्या कर दिया? हटा ही दिया ही नहीं। तो क्योंकि वो किस में नहीं था? स्ट्रक्चर में नहीं था, स्कीमा में नहीं था। लेकिन एक काम करते हैं, मैंने यूज़र नेम हटा दिया और मैंने यहाँ से भी क्या हटा दिया? यूज़र नेम। अब क्या होना चाहिए? डेटाबेस में सिर्फ पासवर्ड सेव होगा या स्कीमा एरर देगा कि भाई यूज़र नेम होना चाहिए था क्योंकि स्कीमा में यूज़र नेम अवेलेबल था? अब ये सवाल है। स्कीमा में तो है कि यूज़र नेम भी होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऊपर जाएं तो ये रहा स्कीमा। स्कीमा में क्या है? यूज़र नेम। लेकिन अभी जो नीचे मैं नया वो बना रहा हूँ उसके अंदर क्या गायब है? यूज़र नेम गायब है। अब सवाल ये उठता है कि पहला तो ये मॉडल क्रैश करेगा कि इसमें यूज़र नेम नहीं है, दूसरा क्रैश नहीं करेगा, ये नया ऑब्जेक्ट बना देगा, तीसरा जब ये डेटाबेस में जाएगा तो डेटाबेस का जो कलेक्शन है उसका स्कीमा में क्या बना हुआ है? यूज़र नेम। तो क्या डेटाबेस एरर हिट करेगा कि भाई ये तो नहीं सेव हुआ क्योंकि आपने यूज़र नेम पास नहीं किया? क्या लगता है क्या कहाँ पे एरर उठेगा? क्रैश करेगा। हाँ, तो भी सेव हो जाएगा। एरर देना चाहिए। अच्छा, तो इसको सेंड करते हैं। तो डेटाबेस ने क्या सेव कर दिया? पासवर्ड। उसने बोला यूज़र नेम नहीं दिया, अच्छी बात है, मैं तो अपना काम करूँगा, मैंने तो सेव कर दिया। अब डेटाबेस में जाके चेक कर लेते हैं कि भाई क्या वाकई इसने ऐसी हरकत की है या मजाक कर रहा है हमारे साथ। तो हमें एक चीज़ दिख रही है कि इसने एक यूज़र सेव कर लिया है बिना यूज़र नेम के। बैकएंड वाला चेक करेगा कि इसके अंदर हमारे पास पासवर्ड होना चाहिए, यूज़र नेम होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, जिस तरीके से वैलिडेशन होती है। लेकिन आपके पास एक और सर्विस अवेलेबल है, क्योंकि मैंने कहा था कि मोंगूज जो है उसका फ़ायदा ही क्या है कि वो हमें एक एक्स्ट्रा फंक्शंस देता है जो हमारे हेल्प आउट होते हैं, जिसको हम वैलिडेटर्स कहते हैं। तो वैलिडेशन एक हमारे पास टेक्निक है। स्कीमा का यही फ़ायदा है कि वैलिडेशन स्कीमा में ही लगेगी। अब जब वैलिडेशन हम लगा रहे होंगे, पहले तो हमने सिर्फ उसको क्या बताया था? स्ट्रिंग। अब हम एक स्टेप और बताएंगे कि ये रिक्वायर्ड क्या है? ट्रू। अगर आपने स्कीमा में रिक्वायर्ड ट्रू कर दिया तो वो नया ऑब्जेक्ट बनाएगा ही नहीं, तो डेटाबेस तक तो बात पहुंचेगी ही नहीं, वो वहीं पे क्रैश करा देगा बैकएंड पे, बोलेगा कि ये चीज़ आपको होना लाजमी है।
आगे नहीं बढ़ेगा। कौन सा? हाँ, उसके अंदर भी डेटा टाइप देंगे, सब कुछ होगा। इसको हम करेंगे और कॉम्प्लेक्सिफाई करेंगे इसको, लेकिन कॉम्प्लेक्सिफाई करने से पहले बेसिक क्रूड ऑपरेशन तो कंप्लीट हो। तो अभी तक आप बेसिकली किस पे फंसे हुए हो? क्रिएट एंड रीड पे, क्योंकि इसके भी बहुत सारा वो हैं, ये सारी चीज़ें हैं। वरना तो एक नॉर्मल अगर मैं एक ऑब्जेक्ट सेव करवाऊँ, एक ऑब्जेक्ट रीड करवाऊँ, एक ऑब्जेक्ट वो अपडेट करवाऊँ और मैं ऑब्जेक्ट को डिलीट कर दूँ, तो आपका क्रूड ऑपरेशन ख़त्म हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो इश्यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये उठते हैं जब आप एक्चुअली काम करने बैठते हो ना, तो ये आपके फिर मसला घूमता है। अब आपने इस तरीके की हरकत कर दी होती जिस तरीके से अभी भी आपने देखी कि यूज़र नेम आया ही नहीं, पासवर्ड सेव हो गया, तो एक बहुत बड़ा मसला है। ये सिर्फ पासवर्ड सेव हुआ क्योंकि आपने पासवर्ड दिया है। इसका मतलब अगर पासवर्ड भी नहीं होता तो भी वो सेव कर देता, और आपके डेटाबेस में आधी से ज़्यादा जो एंट्रीज हैं वो खाली हैं, सिर्फ उसमें क्या है? आईडी। तो आपका जो सिस्टम्स एडमिन होगा या जो आपका मैनेजर होगा वो तो आपको पकड़ के मसले मसाइल पैदा करेगा ना, बोलेगा यार ये क्या है मेरा डेटा, और इसको डिलीट करना भी बहुत मुश्किल होता है। अब वो बोलेगा तुमने क्या कर दिया, डेटाबेस को तुमने तबाह कर दिया। और फ़र्ज़ करो इसके अंदर जैसे मैंने बताया था कि वो मेरा क्लाइंट था, उसको 24 GB का डेटा था। अब इतना हैवी डेटाबेस हो और आपने इस तरह का भंड मार दिया और उसके अंदर एक गलत डेटा चला गया है। अब गलत डेटा जाने का मतलब है कि ये जो जब वो फिल्ट्रेशन होगी, जब वो क्वेरी यहाँ चलेंगी, तो उसमें वो फॉल्स डेटा आएगा। समझ रहे हैं? तो बड़े बड़े मसले मसाइल पैदा हो सकते हैं। इसका क्या मतलब है कि आपने प्रोडक्ट्स एक सेव करवाया था, उस प्रोडक्ट में बंदे ने कुछ भी नहीं दिया, आपने फिर भी प्रोडक्ट सेव करा लिया, तो आपको पता है क्या होगा? अब क्योंकि वो जब गेट ऑल प्रोडक्ट्स का राउट चलेगा तो उसके अंदर वो ऑब्जेक्ट तो आएगा, लेकिन उस ऑब्जेक्ट में ना नेम होगा, ना उसका प्रोडक्ट का रिव्यू होगा, ना रेटिंग होगा, कुछ भी नहीं होगा, बस एक खाली ऑब्जेक्ट होगा। अब फर्ज करो एक रिएक्ट की वेबसाइट चली हुई थी, मैप का फंक्शन चल रहा था, तो मैप का फंक्शन तो उसको एक एंट्री तो कंसिडर करेगा, उस पर लूप में उसको चलाएगा, तो अब उसका कार्ड बनेगा, लेकिन कार्ड में ना आपको इमेज नज़र आएगी, ना उसका टाइटल नज़र आएगा, ना उसका वो प्राइस नज़र आएगी, ना उसका रिव्यू रेटिंग नज़र आएगी। किस पे? हाँ हाँ, हो सकती है, आप उसको वैलिडेट करवाएं। अब प्रॉब्लम यही है कि उनका डेटाबेस जो है ना, अब उसमें इश्यूज़ हैं। अब जब ये डेटाबेस इश्यूज़ है ना, तो किसकी वाट लगती है? बैक एंड डेवलपर की, जिसने ये बनाया है कि भाई ये क्या किया है। फ्रंट एंड वाला तो बोलेगा भाई मैंने तो कार्ड बनाने थे, मैंने बना लिया। अब ये जो कार्ड खाली आ रहा है ये किसका मसला है? आपका मसला है, आपने गलत डेटा भेजा। वो बोलेगा मेरा मसला थोड़ी है। आप तुम बोलोगे यार भाई नहीं है, इसको ना वैलिडेशन लगा दे वहाँ पे कि अगर इफ एल्स वो खाली ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसके अंदर नेम नहीं है, तो इसको हटा दो। वो बोलेगा भाई मैं क्यों करूँ, मैं अपना कोड क्यों ख़राब करूँ, तो अपनी तरफ से देखो। समझ रहे हैं? तो ये आपका मसला है, आपको ये सारे चीज़ें सोचनी पड़ती हैं कि क्या क्या भंड हो सकता है। उसके लिए आप जो चीज़ इस्तेमाल करते हो उसको हम क्या कहते हैं? वैलिडेशन। तो वैलिडेशन होना ज़रूरी है। तो बेसिकली आपने क्रिएट और रीड थोड़ा कदरे डिटेल में अभी पढ़ा है, अभी इसको और डेप्थ में ले जाना बाकी है। जैसे कि इन्होंने कहा नेस्टेड एरे हो सकता है, नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, उसका स्कीमा कैसे बनेगा, तो ये सारी चीज़ें भी अभी रहती हैं। उसके अलावा अभी आपके पास फैच थ्रू आईडी रहता है, फैच बाय आईडी रहता है। उसके बाद आईडी वाला फैच करना तो बहुत आसान है, लेकिन फैच बाय आईडी फास्टर होता है एज़ कम्पेयर टू अदर मेथड्स। इस वजह से फैच बाय आईडी का अलग से दिया हुआ था। अभी तक किसी ने सवाल ऐसे पूछा नहीं, वरना ये सवाल बहुत अच्छा बन सकता है कि अगर हम लोग ऑब्जेक्ट पास करके उसको नेम दे रहे हैं, वो नेम से उठा के ला रहा है, तो उसी की जगह नेम की जगह मैं क्या लिख दूँ? आईडी, और आईडी पास कर दूँ तो उठा के लाएगा। तो उसने फाइंड बाय आईडी अलग से क्यों दिया? तो जो बेसिकली फाइंड बाय आईडी है उसमें इंडेक्सिंग हुई हुई होती है, मतलब इसने डेटाबेस ने अलग से एक एरे बनाई हुई होती है जिसके अंदर क्या होती हैं? सिर्फ आईडीज़ होती हैं। तो उसमें क्योंकि सिर्फ आईडीज़ हैं तो वो बहुत फास्टर ऑपरेशन है, तो उसका जवाब बहुत तेज़ी से आता है। अभी तो आपको जवाब तेज़ी से क्यों आ रहा है? क्योंकि 4-5 तो आपके वो हैं इसके अंदर लिस्ट में हैं। अगर 50-50 हज़ार प्रोडक्ट्स हों या उसमें मेथड्स वो ऑब्जेक्ट्स हों तो पता लगेगा, टाइम लगेगा सर्च करने में। तो इस तरह की फिर फाइंड बाय आईडी हमेशा यूज़ की जाती है। ठीक है जी, तो फिलहाल इस को इधर तक ही रखते हैं।